कंडक्टर के केस में रिलैक्सेशन टाइम जो होता है वो चेंज नहीं करेगा टेम्परेचर के साथ, बट नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो इंक्रीज करेगा एक्सपोनेंशियली, मतलब ई टू द पावर के फॉर्म में, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, जब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। ठीक इसी प्रकार कंडक्टिविटी जो है इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज करेगा एक्सपोनेंशियली, ठीक है, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इसको कैसे इक्वेशन के फॉर्म में दिखाएंगे, ऊपर का बिठा दूं क्या? मेहनत बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, और तुम ये सोच के चल रहे हो तो ऐसा नहीं है। 80% सिलेबस कवर करके भी IIT JEE नीट क्वालिफाई किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन 80% का मतलब 100% होना चाहिए। एक भी पॉइंट कुछ भी पूछ ले तो कर ले, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। द नंबर डेंसिटी, नेक्स्ट पॉइंट है, मतलब फॉर्मूला लिखने वाले हैं। द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो उसमें क्या करना ना, तुम रिफिल को निकालना, ऐसे 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 रब करना, और उसके बाद 2-3 बार अच्छे से झाड़ना, अच्छा हो जाएगा। लेटर तक इससे लिख, ठीक है। द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट टेम्परेचर, इलेक्ट्रॉन एट टेम्परेचर T इज गिवन बाय, बातें नहीं, NT से डिनोट करेंगे नंबर डेंसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन। ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा N0 e टू द पावर माइनस EG अपॉन KBT, EG अपॉन KBT, ये E के पावर में है सब कुछ, ठीक है। ये फॉर्मूले का यूज करेंगे, जहाँ पे KB जो है वो बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, ठीक है सर। e टू द पावर माइनस EG है ना? हाँ, e टू द पावर माइनस EG अपॉन KBT, ये सब कुछ पावर में ही है, ठीक है ना, ये पावर में ही है सारा चीज, ठीक है। वेयर KB इज द बोल्ट्जमान कांस्टेंट, EG जो है, ये कपड़ा धोने वाला EG नहीं है, इज द एनर्जी गैप, ठीक है, एनर्जी गैप, जिसको मतलब पॉजिटिव एनर्जी बोलेंगे बिटवीन कंडक्शन, ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी गैप या फिर पॉजिटिव एनर्जी बिटवीन कंडक्शन, DUCTION, एंड वैलेंस बॉन्ड्स ऑफ द सब्सटेंस, और T तुम्हारा टेम्परेचर है। क्या हो रहा है इतना ढोल तबला बजा बजा के? इसी से हंसी आ रहा है। हाँ, सुंदर से तो गा सकते हैं ना। बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन एंड ठीक है, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, याद रखना, कंडक्शन एंड द वैलेंस बॉन्ड्स ऑफ द सब्सटेंस, कंडक्शन एंड वैलेंस बॉन्ड्स ऑफ द सब्सटेंस, ऑफ द सब्सटेंस। अब हम जानते हैं कि रो जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n, सो वी कैन राइट बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन एंड 1/ρT, क्या ये तो पढ़े थे ना, रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n, ठीक है। सो वी कैन राइट 1/ρT इज इक्वल टू 1/ρ0 e टू द पावर माइनस EG, रोटी खाने वाला नहीं यार, डेंसिटी की जो मतलब ये है ना, ठीक है, माइनस EG KBT। आज कुछ ऐसा ही चीज आ रहा है, EG रोटी यही सब आ रहा है, तो हम क्या करें, सर ठीक है। हाँ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये क्या है? 1/n, x लग रहा था। 1/n बोल भी तो रहा हूँ ना, वो भी तो सुनो। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, रोटी इज इक्वल टू ρ0 e टू द पावर EG अपॉन KBT, ठीक है, ये रिलेशन तेरा आ गया। अब लिखो, दिस इक्वेशन इंप्लाइज दैट, लिख लेती हूँ ये।
सर मैम लोगों को लेके मेला में नहीं जाएंगे। मुझे लगा कि कल लास्ट है, इन लोग को पता नहीं अभी मेला भी लगा है। बोल दीजिए कॉल करके। और आज तुम्हारा क्लास हम मिस नहीं करना चाहते थे, हम चाहते थे कि क्लास हो, क्योंकि बहुत दिन सर रात में भी तो चलता है ना, लेकिन क्या 10 बजे के बाद मैम बच्चे कोई नहीं रहता 10 बजे के बाद। मैं भी आके देखा था 2-3 बार। लास्ट है, पूरा दुनिया रहेगा। लास्ट क्या है मेला में बताओ? मैम वही आपने तो देखा, ये मैम तो आनंद नहीं देखा। मेला में आनंद झूला के नहीं अलावा होने कुछ वाला नहीं है। है। मैम ने तो नहीं देखा, आपने तो देख लिया। देखो सर उधर माइनस लगेगा ना। कहाँ पे भाई? बंटी ने पकड़ वो लिया। ईजी के सामने लिया ने पकड़। हाँ वो नीचे। रोटी इज इक्वल टू रोटी रो नॉट। हाँ लगा दे, ठीक है लगा दे। लगा दे। दिस इक्वेशन implies that this equation implies that resistivity of semiconductor conductor and insulator rapidly increases. Semiconductor and insulator rapidly increases with the decrease in temperature. Rapidly increases. With the decrease in temperature. With the decrease in temperature, comma, becoming infinitely large as सर तो बिकमिंग के बाद से बोलिए। कहाँ से? Becoming infinitely large as. बिकमिंग इन्फिनिटी लार्ज एज। रिकॉर्डिंग चल रहा है क्या? हाँ चल रहा है, वरना बनता जाता है काम से। लार्ज एज t टेंड्स टू जीरो। अगर t जीरो हो जाता है तो सम 1/0 इन्फिनिटी हो जाता है ना, मतलब टेंड्स टू जीरो तो इन्फिनिटी तक चला जाएगा। t की जगह पर अगर 0 टेंड्स टू जीरो हो जाता है तो e टू द पावर इन्फिनिटी हो जाएगा ना, मतलब इन्फिनिटी में चला जाएगा। ठीक है चलो, अब इसका ग्राफ देखते हैं। इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से होगा। सर जी सर। कॉल उठाओ। हाँ उठाए ना, कोई पूछने वाली क्या बात है यार, अपने क्लास में सब चलता है, कॉ परंतु पढ़ाई भी चलना चाहिए। 30 इस प्रकार से ग्राफ होगा, एकदम आसान सा ग्राफ है, कुछ भी नहीं है। इधर पे हो जाएगा रो, इधर पे हो जाएगा टी, अच्छा तो रो टी, बीच का ग्राफ। ठीक है लिखो, रोटी। रेजिस्टिविटी, रो मतलब रेजिस्टिविटी, ठीक है, ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीज है रैपिडली विथ टेम्परेचर। पता है मैं चाहता हूँ ना सरकार से कि जो 9th-10th का सिलेबस इतना आसान किए हुए है ना, इनमें थोड़ा सा और चीज डाल दिया जाए इधर से, और थोड़ा सा 11-12 को थोड़ा सा कम कर दिया जाए। कुछ ज्यादा ही मतलब ये कर दिया है। सर आप चाहे तो आप नरेंद्र मोदी जी से बात भी कर सकते हैं। आपके ना भाई मेरे रिश्तेदार थोड़ी है। नरेंद्र से बात करने से नहीं होगा। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। देखिए तो नरेंद्र ना 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 हल्ला मत करिए। मोदी नाम था। बस इतना ध्यान रखना कि मैंने जो तुम्हें पढ़ा दिया, मेरे कॉपी पे जो लिखा हुआ है उस कॉपी से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, सब आएगा इसी से। मैंने हाँ क्वेश्चन की गारंटी ले रहा हूँ। जो क्वेश्चन आपने दिया करवाए, मैंने जो कॉपी में करवा के दिया, अगर तुम पूरा उस कॉन्सेप्ट को विद क्वेश्चन, जो भी हम क्वेश्चन आंसर भी तो लिखा है ना, कुछ कुछ न्यूमेरिकल वगैरह दिए है ना, सब यहाँ से आएगा। एनसीईआरटी बुक पढ़ लेना, उससे एक भी बाहर नहीं जाएगा, टोटल का टोटल यहीं से आएगा। ठीक है, ज्यादा उछल कूद लेफ्ट राइट नहीं करना, यहीं से बस आराम से। अब बहुत ज्यादा अगर इच्छा हो एक्स्ट्रा बुक पढ़ने का तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पढ़ना, इसके अलावा कुछ भी मत पढ़ना। टॉप पर सीधा 95, 98, 99 ये सब कुछ काम का नहीं है। नहीं तो ठीक है। सैंपल पेपर सुनो, झगड़े होते हैं। सैंपल पेपर करना है, 1-2 करना है, ये जानने के लिए कि क्वेश्चन का लेवल क्या होगा, कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसको मॉडल पेपर बोलते हैं, सैंपल पेपर नहीं। मॉडल पेपर तो सरकार रिलीज करती है ना, गवर्नमेंट। हमारे तो सैंपल लिखा होता है।
मॉडल पेपर सीबीएसई रिलीज करता है। सुन ले भाई, मॉडल पेपर सारे सब्जेक्ट का एक एक मॉडल पेपर सीबीएसई रिलीज करता है अपने वेबसाइट पे। ठीक है, वो करना है, और हो सके तो किसी एक कंपनी का एक और सिंपल पेपर, मतलब 2 से ज्यादा नहीं करना है, वरना समय बर्बाद करोगे तुम। 2 इसलिए बोल रहा हूँ करने के लिए ताकि तुम अनुमान लगा सको कि कैसा पेपर आएगा। ठीक है, लिख ले, क्या लिख रहा था, लिख ले देख के। इम्प्लाइज का स्पेलिंग नहीं आता इसको, टॉपर में होता है। पूछना भी पड़ा तो पिनाकी से। चलिए लिखिए, थर्ड टॉपिक लिखिए इलेक्ट्रोलाइट्स। मेटल का पढ़ लिए थे, सेमीकंडक्टर आई, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के केस में पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में। ठीक है, रेजिस्टिविटी डिपेंडेंस ऑफ मतलब टेम्परेचर इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। थर्ड हेडिंग दो इलेक्ट्रोलाइट्स। पैदा होने से कितना टाइम बातें मत करिए। सर एक बात बोलूं, मैंने रिकॉर्डिंग सुना है, ठीक है, एक क्लास का, तो फिर सुना है कि आवाज ना थोड़ा कम ही आते, इतना ज्यादा नहीं आते। कौन बोला? मैंने सुना ना घर जाके। रिकॉर्डिंग में? हाँ नहीं, आवाज आते हैं। आवाज नहीं आती, सिर्फ आपका ही आते हैं। जी नहीं। देखो तुम लोग खुद में इतने बड़े बेवकूफ कैसे हो सकते हो? जितना डिस्टेंस मेरा है माइक के साथ उतना डिस्टेंस तेरा भी है। सर आप सुनाई ना थोड़ा। जी नहीं, मुझे नहीं तेरी बात को मैं नहीं मानता। ठीक है, चुप। अगर हम फिर से सुनाए या फिर से अगर तुम गलत होगी तो फिर से पिटाई खा लेगी, इसलिए शांत है। खा लेगी, उसका एक कान खराब। हाँ, इसलिए ऐसा लग रहा था। टेम्परेचर इंक्रीज है, नहीं कान बातें मत करो। देन द इंटरआयोनिक अट्रैक्शन, चाहे वो सोल्यूट के बीच का रहे या फिर सोल्वेंट के बीच का रहे या फिर सोल्वेंट के बीच का रहे, सोल्वेंट टाइप्स। ठीक है, इधर पे ब्रैकेट लगा दो। हाँ, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस देन द इंटरएटॉमिक अट्रैक्शन इंटरआयोनिक अट्रैक्शंस। ठीक है, इंटरआयोनिक अट्रैक्शंस डिक्रीजेस, इंटरआयोनिक अट्रैक्शन डिक्रीजेस एंड also the viscous force decreases. Viscous forces decreases. The ion moves the ions moves move लिख दो, इधर पे ऐसे लगा दे। The ions move more freely. ठीक है, hence conductivity increases or the resistivity decreases as the temperature of an electrolytic solution increases. ठीक है, परमिता सिल नहीं दिखाई दे रही है ना? ऐचुक, ग्रेस, तानिया, आशीष, परमिता। अब कौन है ये तो पता ही नहीं चल रहा है। ये लोग नहीं लगाते। एक काम करेंगे, परमिता सिल को ग्रुप से निकाल देंगे। उसने लगाया था। अब बोलोगे सर परमिता सिल को ही कहीं निकालेंगे, क्योंकि सबसे वफादार तो वही है, सबसे पुरानी है, ये रूल को अवहेलना कर ली, इसलिए नया वाला नहीं मान रहा है। सही है ना? जो पुराने बच्चे उसको ही ज्यादा दंडित किया जाएगा ना। अब लिखिए, हो गया ये। यूज
यूज ऑफ एलॉयज। सर प्लीज हेडिंग हाँ हेडिंग ये हो गया इलेक्ट्रोलाइट्स थोड़ा का। थोड़ा एक मिनट। गान सुन। मॉडर्न कोरोनास यूज ऑफ एलॉयज इन मेकिंग स्टैंडर्ड रजिस्टर। स्टैंडर्ड रजिस्टर बनाने के लिए एलॉयज का यूज किया जाता है, इनके बारे में। Solution is use of alloy इन मेकिंग स्टैंडर्ड इन मेकिंग स्टैंडर्ड रजिस्टर यूज ऑफ ये ही का है। बोर्ड भी सब खराब होने लगा, सब बदलना पड़ेगा। तुम लोग को इतना ना पढ़ाए ना, पूरा साल में पढ़ाई नहीं होता है, एक बैच में इतना एकदम पढ़ाए जा रहे हैं, मिटाए जा रहे हैं। स्टैंडर्ड की तरह इन मेकिंग स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड रजिस्टर्स, ठीक है। यूज ऑफ एलॉयज इन मेकिंग स्टैंडर्ड रजिस्टर। रजिस्टर वगैरह नहीं दिखते हैं जो कंपोनेंट होते हैं, जो लगे होते हैं चार्जर वूर्जर में, इन सब को बनाने के लिए एलॉय का यूज किया जाता है, ठीक है। क्यों किया जाता है, मतलब ये लिखिए क्या क्या यूज किया जाता है। एलॉय एलॉयज लाइक एलाइक नहीं लाइक, जैसा कि एलॉयज लाइक स्पेलिंग बोला सर LIK एलाइक लाइक हाँ वही मैंने बोला कांस्टेंट एन और TAN है, TAN और मैंगनीन, ये एलॉय का नाम है, ठीक है ना। कांस्टेंटन CONSTANT, कांस्टेंट लिखते हैं ना, उसमें एन लगा दो, कांस्टेंटन। हाँ, कांस्टेंटन एंड मैंगनीन आर यूज्ड फॉर ये सब क्या नाम है सर एलॉय का नाम है मेकिंग। ये भी पूछ लूंगा एग्जाम में, ठीक है ना। स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल, बिकॉज इसका यूज इसलिए किया जाता है बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। इसके कुछ कारण है, ठीक है। पहला कारण का नाम लिखिए, दीज एलॉय हैव हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी। दीज एलॉय हैव हाई वैल्यू, रेजिस्टेंस कॉइल नहीं लिख सकते कहाँ पे क्वाइल, COIL क्वाइल, बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस, ठीक है। कहाँ पे लिख लिया। हाँ, दीज एलॉयज हैव द हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी। मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ ना क्योंकि मुझे 3-4 बार नहीं बोलना पड़ेगा। अभी बोलने का आदत टूट चुका है 6-7 दिनों से, ज्यादा बोलूंगा ना गलगला काम नहीं करेगा, ऐसा होता है। 7 दिन लगातार, अब पता है समय बिताना बड़ा मुश्किल काम होता था। पूरा दिन पढ़ाने का आदत, वैसे पढ़े रहो मेंढक की तरह। और सबसे बुरा स्थिति ये था कि रूम से बाहर निकलो तो जी नहीं सकते, 45 डिग्री सेल्सियस, मर जाएगा आदमी। अभी तो और भी बोल रहा है बढ़ गया, त्राहिमाम चल रहा है। अभी नहीं, अभी जो गवर्नमेंट है उसने 7 जिले को रेड जोन घोषित कर दिया। मतलब जहाँ पे बोल दिया, बहुत अच्छा वर्ड यूज किया, मतलब वो वर्ड मैं भूल रहा हूँ उन्होंने क्या न्यूज़पेपर में दिया था। उसका मीनिंग ये था कि दिन में जितना गर्मी होगा ना, उतना ही गर्मी रात में भी होगा। उनका मीनिंग ये था, रेड जोन जिसको 7 जिले को, जिसमें पटना भी है, पटना सिटी। नहीं, मेरा वाला जो है वो मतलब येलो में है, ऑरेंज में भी नहीं है, येलो में है, ठीक है। मतलब वहाँ पे गर्मी ज्यादा है, पटना में और भी ज्यादा है। पटना को और 6-7 जिला आज मैंने देखा डिस्ट्रिक्ट, जिनको ये बता दिया कि रेड और उसमें एक वर्डिक टर्म बहुत अच्छा यूज किया गया था, हीट का, हीट वेव टाइप ऐसा ही कुछ बोला था। लेकिन इसका मीनिंग ये था कि जितना आपको 12 बजे दिन में, 1 बजे दिन में, मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर नहीं होता दिन का, उतना ही रात में भी रहेगा। मतलब इससे अनुमान लगा लो। अगर पटना से ज्यादा भी कोई किसी जगह पे है तो उस जगह के नहीं, मैं बिहार गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। बिहार गवर्नमेंट ने वहाँ पे ये किया, डिक्लेयर किया, स्कूल कॉलेज सब कुछ बंद कर दिया है 26 तारीख तक। सुना होगा तुमने? कर्नाटक में भी बंद। हाँ, मतलब काफी ज्यादा गर्मी, एकदम समझो कि आम के पेड़, बड़े बड़े पेड़ सब सूख रहे हैं, वैसे ही पत्ते झड़ रहे हैं उनके। बारिश क्यों नहीं हुई? पता नहीं, सारा बारिश यहाँ पे हो रहा है। हाँ वो ये भी यहाँ भी जब मैं यहाँ से जा रहा था तो देखो क्या हुआ, मैं निकला और बारिश शुरू हो गया ना। हाँ यहाँ पे गया, जहां जहां जा रहा हूँ मेघ पीछे से पीछा करते हुए जा रहे हैं, न्यू जलपाईगुड़ी NJP तक। मतलब बारिश भी थोड़ा थोड़ा बूंदा बूंदी में, मतलब क्लाउड्स आए जा रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि सर माही पानी को लेके जा रहा हूँ। वहां से गया NJP के बाद आगे बढ़ा, बारिश रुक गया, मतलब उससे आगे आप क्लाउड नहीं जा रहे।
मतलब मानसून यहीं तक अटका रह गया। एनजेपी न्यू जलपाईगुड़ी है ना, उसके बाद बारिश नहीं है, खत्म पूरा एकदम। जितना आगे बढ़ो उतना गर्मी, जितना आगे बढ़ो उतना गर्मी, तो अब जला के मार देगा। बिहार से आए हैं, क्या पता बिहार में बारिश होगा। नहीं अभी नहीं हो रहा है, बोल रहा था 16 तारीख से आएगा। मैं टेंशन में था कि मेरे निकलने से पहले शुरू हो गया तो, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। अभी बोल रहा है कि 22 के बाद, तब तक लोग मरेंगे वैसे ही। कूलर तो एकदम काम नहीं करता है, जिनके घर में एसी है वो थोड़ा बहुत जी सकते हैं। अब तुम मेरा स्थिति समझो कि मैं बस में बैठा, ठीक है, सुबह सुबह था थोड़ा ठीक ठाक था, बस में बैठा और एक बस से उतर के दूसरे बस में जो बैठूंगा ना, इतना देर में पूरा एकदम भीग गया कपड़ा, गीला गीला एकदम हालत खराब। मतलब ऐसा लगा कि दम फूलने लगे। फिर दूसरे बस में बैठा, फिर सेफ था। बस में ऐसी था। हाँ, उसके बाद स्टेशन पे, लिफ्ट में, हर जगह पे एसी लगा था। स्टेशन पे बैठा, ट्रेन में बैठा, सब कुछ ठीक था, इधर तक ठीक था। उसके बाद यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा है। वहाँ पे अभी तुम लोग जाओगे तो नहीं जी पाओगे। वहाँ के लोग जो एडेप्टेशन जिसने कर लिया उस क्लाइमेट को, वही। आप बोलोगे मेरी बात, तो मैं अभी यहाँ के क्लाइमेट में आ चुका हूँ। हाँ, पहले मैं उतना में रह सकता था। वहाँ के लोग अगर यहाँ आएंगे तो उसको ठंडा लगता है, चादर उठ कम्बल उठ के सोएगा। अच्छा लगता है उन लोगों को। These alloy have the high value of resistivity. Second reason लिखिए, they have very small temperature coefficient they have very small temperature coefficient, so their resistance does not change appreciably even for several degrees rise of temperature. ऊपर का मिटा दूं? हाँ नेक्स्ट स्टेप पॉइंट, दे आर, यहाँ पे लिखा हुआ है ना सेवरल डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। दे आर लिस्ट अफेक्टेड, पूरा क्लियर मैं लिख रहा हूँ ताकि तुमको बार बार पूछना ना पड़े। बाय, फिर धीरे धीरे लिखूंगा, आज लिखूंगा, कल थोड़ा कम लिखूंगा, परसों से फिर से शुरू हो जाऊंगा, क्योंकि अभी तुम्हारा आदत छूट गया है ना। आप ही मतलब हाथ तुम लोग आए थे तो याद करो, सब कुछ लिखते थे, फिर लिखना छोड़ दिए थे, क्योंकि तब तुम लोग समझना शुरू कर दिए थे। एटमॉस्फेरिक कंडीशन, they are least affected by atmospheric conditions like air, moisture, etc. अगर ऐसा यूज नहीं किया जाता तो पता चला कि अभी गर्मी से मतलब बारिश हुआ, पूरा एकदम फॉगी फॉग ये हो जाता ना, जैसे ठंड के मौसम में पता चला कि टीवी खराब हो गया, रजिस्टर उसके खराब हो गए, ठीक है, तो अफेक्ट नहीं होना चाहिए, ऐसे मटेरियल के बने होने चाहिए। नहीं समझे? मोबाइल ही काम करना बंद कर दिया, टेम्परेचर बढ़ गया, काम करना बंद कर दिया, नहीं समझे? या फिर एकदम अचानक से ठंडे में चले गए जम्मू कश्मीर, फोन काम करना बंद, ऑन भी नहीं हो रहा है, सही है ना? तो ये सब ठीक है। आगे लिखो, देयर कॉन्टेक्ट कुछ मोबाइल पे भी ऐसा होता है। potential with copper is small. लिख लिए? अब एक क्वेश्चन लिखिए, सर रुकिए ना। the resistance of a रुके रुके, विथ कॉपर क्या है ये? is small. Their contact potential with copper is small. The resistance of a, क्वेश्चन लिखिए, platinum wire बोल के लिखा रहा हूँ, सुन के लिखो। The resistance of the platinum wire of a platinum resistance, प्लेटिनम वायर ऑफ platinum resistance thermometer, रिपीट कर रहा हूँ, the resistance of the platinum wire of a platinum resistance thermometer हेलो, what to say? at the ice point
एट द आइस पॉइंट, फिर से बोलूं, द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनम वायर ऑफ अ प्लेटिनम रेजिस्टेंस thermometer at the ice point is 5 ohm. Is 5 ohm. And at the steam point is 5.23 ohm. It's 5.23. 23 ohm, 5.23 ohm. ठीक है, फुल स्टॉप. When the thermometer is, सर 5 ओम के बाद आप जरा रिपीट कर सकते हैं? हाँ 5 ohm के बाद and the steam point, STEM, steam point is 5.23 ohm. कहने का मतलब कि आइस पॉइंट मतलब यहाँ पे जो जीरो होता था R0 मतलब R0 जो होगा तुम्हारा दिया हुआ है 5 ओम, और स्टीम पॉइंट में मतलब R100 इज इक्वल टू 5.23 ओम. ये लिखूं मत, ये सॉल्यूशन मैंने थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दिया है. हाँ आगे लिखो, फुल स्टॉप. व्हेन द थर्मोमीटर इज इंसर्टेड इन अ हॉट बाथ, when the thermometer is inserted in a hot bath, comma, the resistance of the platinum wire is means RT. The resistance of the platinum wire is 5.795 ohm. ठीक है, तो निकालना क्या है, कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द बाथ. कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द बाथ मतलब स्मॉल टी का वैल्यू निकालना है. कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द बाथ. तो यहाँ पे R0 दिया है तुम्हारे, या R0 बोल सकते हो, R100 दिया हुआ है, RT दिया हुआ है. हाँ क्वेश्चन समझ में नहीं आया. प्लेटिनम वायर है जिनका रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है. द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनम वायर ऑफ द प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर. प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर है जिसमें प्लेटिनम वायर है जिनका रेजिस्टेंस दिया हुआ है आइस पॉइंट पे, ठीक है. आइस पॉइंट पे 5 ओम दिया हुआ रेजिस्टेंस. आइस पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री ना. और उसके बाद जो स्टीम पॉइंट है जब तुम्हारा 100 डिग्री, तो 100 डिग्री पे जो दिया हुआ है तुम्हारा R100 जो दिया हुआ है 5.29 ओम दिया हुआ है. बोला गया कि थर्मोमीटर को इंसर्ट करेंगे हॉट बाथ में मतलब गर्म में, ठीक है. तो क्या होगा, रेजिस्टेंस जो होगा प्लेटिनम वायर का जो है वो है 5.795 ओम मतलब RT का वैल्यू दिया हुआ है. तो बोला कि कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द बाथ मतलब T का वैल्यू निकालना है. तो 2-3 रिलेशन मैंने तुम्हें पढ़ा रखा था. एक तो पढ़ा रखा था RT इज इक्वल टू क्या होता था, R0 इंटू 1 प्लस अल्फा नोट. बोला था याद कर ले, अल्फा टी, अल्फा नोट नहीं अल्फा टी. एक तो इसका, तो इसमें से बोलोगे कि सर ये है हमारे पास, ये है, और हमारे पास अल्फा तो नहीं है, ठीक है ना. तो यहाँ से टी कैसे निकाले, ठीक है. तो कोई बात नहीं, ये इक्वेशन एक है, ये सीखे थे, इसका यूज करेंगे. दूसरा इक्वेशन क्या था, RT इज इक्वल टू RT माइनस R0 इज इक्वल टू R0 अल्फा टी. ये भी पढ़े थे ना. तो यहाँ पे भी 2 इक्वेशन 2 रिलेशन, सही है ना, आ जाएगा ना. ये दोनों निकाल लिए. उसके बाद हम क्या निकाल लेंगे, R100 माइनस R0 इज इक्वल टू R0 अल्फा इंटू 100, ठीक है. ये हो गया तीसरा. तो 2/1 कर लेना. ऑपरेट 2/3 मतलब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से डिवाइड करना, आ जाएगा आंसर, ठीक है. इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से डिवाइड करना, इक्वेशन 2 को इससे डिवाइड करना, आंसर आ जाएगा. कुछ चीजें कटेंगे ना राइट साइड के, लगभग तो कट ही जाएंगे. T/100 बचेगा ना. तो यहाँ से T निकाल लेंगे, हो जाएगा. T का वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप घर पे इसको ट्राई करिएगा वरना समय आपका बर्बाद जाएगा. 345.65 डिग्री सेल्सियस, एकदम आसान है. देखो इक्वेशन 2 को 3 से मतलब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो राइट साइड वाला रहने दो, ठीक है, मतलब लेफ्ट साइड वाला रहने दो. 20 डिवाइडेड बाय 20, R0 से R0 कटेगा, L से L कटेगा. T/100 इज इक्वल टू 20/20. उसके बाद T का वैल्यू चाहिए, सारी चीज का है आपके पास, RT है, R0 है, R100 है, सब कुछ तो है तेरे पास. पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट. नहीं होगा, कर दूं क्या, हो जाएगा पक्का ना. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए. जो काम आपसे हो जाएगा वो आप करिए, जो आप नहीं कर सकते वो हम करेंगे. लिखिए द रेजिस्टेंस ऑफ द, हो जाएगा पुकी या नहीं होगा, जगह छोड़ ले, इतना नहीं हो जाएगा. जगह छोड़ना, क्वेश्चन सोल्व भी तो करना है, जगह छोड़ो थोड़ा सा. द रेजिस्टेंस ऑफ द टंगस्टन फिलामेंट, the resistance of the tungsten filament
अगला टॉपिक मजेदार है, 10th का पढ़ा हुआ आएगा, बहुत सारा चीज आएगा, अभी एक लेक्चर पूरा हो ही जाएगा, ठीक है। टंगस्टन फिलामेंट 45% से ना तुम्हारा 70% जाने में टाइम नहीं लगेगा। लगेगा क्या, ये सब आ रहा है अपने को, वही हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये सब कुछ मजेदार है, ठीक है ना। बहुत पूरा इलेक्ट्रिसिटी 10th वाला पूरा ही आ जाएगा, ठीक है, तो इसलिए मजा आएगा। जो था आपका फर्स्ट और सेकंड चैप्टर जिसने पढ़ लिया अच्छे से, थर्ड चैप्टर यूं आ जाएगा। फोर्थ की तो बात ही मत करो, और भी आसान है, ठीक है। इसलिए मैं उस पर ज्यादा जोर दिया था, एकदम लगे थे फर्स्ट चैप्टर में, पूरा चीज 1 महीने तक लगा दी। नहीं, अभी की बात कर रहा हूँ, 12 की बात कर रहा हूँ। द रेजिस्टेंस ऑफ द टंगस्टन फिलामेंट एट, क्या टंगस्टन फिलामेंट, अरे नो टंगस्टन के वो जो तुम्हारे बल्ब होते हैं उसमें लगे होते हैं। अरे वो बोल रहा है मतलब किससे रिप्रेजेंट हो? डब्लू, हाँ डब्लू, अब उसका नाम मत पूछना, लैटिन नाम मैं भूल चुका हूँ, मेरे लिए जरूरी नहीं याद करना, तुम्हारे लिए जरूरी है, हमने तुम्हें बताया था ना, डब्लू। इसी प्रकार Hg, इसका लैटिन नाम, ये दोनों मुझे मर्क्यूरी नहीं, इसका लैटिन नाम बता, उस दिन बताए थे ना, तुम भी भूल गए ना, तुम्हें याद रखना जरूरी है, हमें लिए जरूरी नहीं है, हम भूल जाते हैं, ये दोनों का ही नाम हम भूलते हैं, ठीक है ना। इन दोनों का बाकी का याद रखते हैं, ठीक है। चलो, और पता है ये भी भूलते क्यों है, क्योंकि हर बार ये बात बोलते हैं हम, ये भूलते हैं इसलिए मेरा दिमाग भूल जाता है, दिमाग को पता है कि सर ये भूलते हैं तो चलो भुला देते हैं, ठीक है। लिखो, द रेजिस्टेंस ऑफ द टंगस्टन फिलामेंट एट 150 डिग्री सेल्सियस, 150 मतलब 150 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 150 डिग्री सेल्सियस इज 133 ओम, इज 133 ओम, ठीक है। मीन्स कहने का मतलब कि R150, तुम ये अभी मत लिखना, लास्ट में लिखना, डिग्री सी इज इक्वल टू 133 ओम दिया हुआ है, कोई दिक्कत? फुल स्टॉप। व्हाट विल बी द मत लिखो, व्हाट विल बी इट्स रेजिस्टेंस एट 500 डिग्री सी, कहने का मतलब R 500 डिग्री सी का वैल्यू पूछ रहा हूँ, इक्वल टू व्हाट, ठीक है, डिग्री सी इक्वल टू व्हाट, ठीक है। क्वेश्चन मार्क दे दो, फुल क्वेश्चन मार्क डाल दिए, उसके बाद लिखो एट 500 डिग्री सी, क्वेश्चन मार्क आगे लिखो, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ, द टेम्परेचर कोफिशिएंट मतलब अल्फा का वैल्यू, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द टंगस्टन इज, अल्फा कितना दिया हुआ है सर टेम्परेचर क्या बोला आपने? अल्फा नहीं होता था, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, अच्छा ठीक है द सर। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ टंगस्टन, the temperature coefficient of resistance of tungsten is 0.0045 पर डिग्री सी, ठीक है। तो फिर से वही काम, वही पुरानी लैब शुरू, RT इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, R0 1 प्लस अल्फा टी, इसमें पुट करेंगे, मतलब RT की जगह पे क्या लिखेंगे, R150, R150 इज इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा का वैल्यू 0.0045 इंटू 150, ठीक है, 150 डिग्री सी पे बोला था, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 लिख ले। इसी प्रकार R500 लिख ले, R500 इज इक्वल टू R0 1 प्लस 0.0045 इंटू 500, हो जाएगा। सानिया समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? इक्वेशन 2 बाई 1 कर देना, ऑपरेट 2 बाई 1 करना, और उसके बाद मतलब R500 बाई R150 निकलेगा ना, हमें पूछा गया R500 इक्वल टू व्हाट, निकाल लोगे पक्का? आंसर लिख दो, यह आ जाएगा तुम्हारा 258 ओम। इसको निकालना, जगह छोड़ लो नीचे में थोड़ा सा। हो पाएगा सबसे या नहीं हो पाएगा? हाँ बोल दे भाई, हाँ जबरदस्ती नहीं है, नहीं होगा तो ना बोलो, फिर मैं करूंगा। अरे नो सर, ट्राई तो करना चाहिए। हाँ ट्राई करना चाहिए, नहीं होगा तो फिर तो हम हैं ही, हम गए थोड़ी है, सही है ना? भाई करने से ले तो सही तो पिक्चर। अगला जो पार्ट 3 है अपना इस चैप्टर का, वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नाम सुना नाम सुना, मजेदार है, खूब मजा आएगा, ठीक है। इस चैप्टर पूरा मजा ही मजा है, फिजिक्स में मजे है, ठीक है। फिजिक्स का टेंशन खत्म, चैप्टर 1 चैप्टर 2 में ही मेहनत था, समझ में आ रहा है? उसके बाद मजे ही मजे है। बातें मौत करिए,
अभी हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, पावर एनर्जी, और पावर एनर्जी तक तुमने यहाँ तक सुन रखा है। इफिशियंसी बस एक टर्म थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब ये तुम्हें पूरा ही आता है अच्छे से, ठीक है। उसी चीज को जो आता है उसी चीज को पढ़ेंगे, आता है ना रे। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर, किलोजूल पर वाट। हाँ लिखो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हेडिंग दे दिए। किलोजूल हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट लिखिए, द फिनोमिना ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ हीट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एक ही बात हुआ ना, इलेक्ट्रिक करंट बोलो या करंट एक ही बात है। ये भी टेंशन में आ गया, अभी काटना पड़ेगा। मैंने ये तो नहीं लिखा, मैंने सिर्फ करंट का। हाँ, बहुत अच्छा। डिफिनेशन लिखिए, अब मैं नहीं लिख रहा हूँ, बोल दूं क्या तो जल्दी हो जाएगा। ये आसान है इसलिए बोल दे रहा हूँ, लिखने वाली कोई बात नहीं है। द फिनोमिना ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ हीट, द फिनोमिना ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ हीट, द फिनोमिना ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ हीट in a resistor, the phenomena of the production of heat in a resistor by the flow of electric current, by the flow of electric current through it is called the heating effect of current, heating effect of current through it, through it। फिर से बोल रहा हूँ, द फिनोमिना ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ हीट इन अ रजिस्टर बाय द फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, और जूल हीटिंग, JOULE, और जूल हीटिंग। जब किसी रजिस्टर से करंट पास करता है तो उसके अंदर जो हीट का प्रोडक्शन होता है उसी को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे कि आयरन होता है ना, हीटिंग इफेक्ट होता है ना, इंडक्शन कुकर होता है ना, इस सब में हीटिंग इफेक्ट होता है ना। मान लो कि रेजिस्टेंस आर है, मतलब लोड भी बोल सकते हैं उसे, ठीक है। जरूरी नहीं कि रेजिस्टेंस लोड भी हो सकता है, कोई भी चीज बल्ब वगैरह कुछ भी हो सकता है, नहीं समझे। परंतु हम बुक किस लैंग्वेज में मतलब हमेशा हम रेजिस्टेंस के थ्रू दिखा देते हैं, ठीक है। जिससे करंट आई पास कर रहा है, ठीक है, करंट आई पास कर रहा है, इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V। क्या है? V है। ए और बी पॉइंट पर इसका नाम दे दिया, ठीक है। निगेटिव टू पॉजिटिव करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। निगेटिव टू पॉजिटिव, इस पे जो पोटेंशियल है वो है V, पोटेंशियल डिफरेंस है तुम्हारा यही, चलो V है। करंट आई फ्लो कर रहा है हर एक जगह पे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ठीक है। तो यहाँ पे जो हीट होगा, हीट कितना होगा, ये होगा VIT। पढ़े थे ना बचपन में, हीट इज इक्वल टू VIT ओम्स लॉ से, ठीक है। V इज इक्वल टू होता था IR, तो V के जगह पे लिख देंगे IR, तो IR इंटू IT, ठीक है। IR इंटू IT हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा I स्क्वायर RT। ये भी पढ़े थे, ये भी पढ़े थे, ये भी पढ़े थे ना। अच्छा, I जो होता था क्या होता था, I जो होता था V इज इक्वल टू IR होता है, IR, I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो I के जगह पे लिखते हैं V बाय R का स्क्वायर। थोड़ा अच्छे से लिखेंगे तो समझ में आएगा। ये क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाय R स्क्वायर इंटू RT। पढ़े थे, R से R स्क्वायर से ये किया तो क्या आ जाएगा, V स्क्वायर T बाय R, V स्क्वायर T बाय R, ये हो जाएगा। H इज इक्वल टू, ये भी होता था ना। हाँ बोलिए। तो यही तीनों फॉर्मूला है इसका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की, जिसके बीच में रिलेशन जो दिया रहे निकालेंगे उल्टा पुल्टा करके। V इज इक्वल टू H इज इक्वल टू VIT याद रहे, बाकी सारा कम कर देंगे उल्टा पुल्टा करके, नहीं कर देंगे। भूत नहीं है, तेल दिया है, इसलिए भूत भाग गया। इसका बात गजब होता है, हंसने का मन करता है इसके बातों पे। अच्छा तेल को हिंदी में क्या बोलते हैं, तेल ही नहीं सही तो बोली, तो फिर मैंने गलत नहीं बोला, मतलब बात ये नहीं है, बात कुछ और है।
हम तुम्हारे बातों को सुन के मतलब तुम्हारे बोलने के तरीके से मतलब हंस रहे हैं। उसने तुमने गलत कुछ नहीं बोला, तुमने अच्छा बोला। तुम्हारा टोन बहुत अच्छा लगता है सुनने में बच्चों को। क्या बच्चों को टोन मैंने बोला आज भूत नहीं है, बोलता आज तेल दिया इसलिए भूत नहीं आया। बोला कुछ बोलती चलो कोई बात नहीं। हेडिंग दो जूल लॉ ऑफ वही चीज है, सेम चीज है, बस फॉर्मूला थोड़ा सा लिख देंगे और लिख देंगे यही है जूल लॉ ऑफ हीटिंग। हाँ यही तो है, सेम है। हेडिंग दे दो जूल्स, JOUL, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। चूल्हों पे लव देम। चूल्हों वाली को तो झूल ओए झोल नहीं है ये, जूल है। अर्थ का नृत्य करोगे तो मार डालूंगा सबको मैं। तीनों फॉर्मूला याद होना चाहिए। H = VIT, H = I²RT, H = V²T/R। सृजन नहीं दिख रहा है आज ना, ऑनलाइन में है सृजन का, नहीं है ना? वो भी चला गया होगा, एकदम मस्ती कर रहा होगा। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, बच्चे बात नहीं करते। H = क्या पढ़े थे बचपन में? VIT। इसका जो यूनिट होगा, जो तुम ये जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा? जूल में। किस चीज में? जूल में। ये इसके इक्वल किसके इक्वल हो जाता है? I²RT के। किसके इक्वल? ये भी जो आंसर होगा वो क्या होगा? जूल में। ये इक्वल टू हो जाता है V²T/R। ये भी आंसर किस में होगा? जूल में। ठीक है। हीट को अगर हम कैलोरी में निकालते हैं तो 4.18 एक मल्टीप्लायर है जिसका भी डेरिवेशन है। ठीक है, परंतु अभी इसका डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब जूल से कैलोरी में आते हैं तो 4.18 से डिवाइड कर देते हैं, और कैलोरी से जूल में आते हैं तो 4.18 से मल्टीप्लाई कर देती है। बात पता है ना सबको? नहीं है ना पता? हाँ पता है तो ठीक है, नहीं है तो मान लो। जूल को जब हम कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे तो 4.18 से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे? डिवाइड। तो VIT को डिवाइड कर देंगे 4.18 से, ये हो गया कैलोरी में। इसका प्रूफ है कन्वर्जन। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करते हैं पर ये जानने की जरूरत नहीं, अभी हो जाएगा। ठीक है, ये भी जूल में है तो कैलोरी में निकालेंगे तो क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे कितने से? 4.18 से। ये कैलोरी में आ गया। इसको भी करेंगे तो क्या करेंगे? 4.18 से डिवाइड कर देंगे। और पहले से था तो ये हो गया कैलोरी में। तो ये जो दो रिलेशन, दो इक्वेशन जो पढ़े ना, जो आपने पढ़ा, पहले भी पढ़ा, अभी भी पढ़ा, यही जो है तुम्हारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का इक्वेशन है। दिस एबव, द लिखो, द एबव इक्वेशंस are known as Joule's law of heating. सही है सर जी? According to this law, the heat produced in a resistor is point number 1 directly proportional to the square of current for a given R। ठीक है, मीन्स जो H है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट फॉर अ गिवन R। सही है ना? R को अगर कांस्टेंट कर दिया जाए तो क्या होगा? जो हीट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I²। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ऊपर का मिटा दें, लिखिए फटाफट लिखिए। मजा नहीं आ रहा तो हाथ चलिए तेजी में। मेरा हाथ स्लो हो गया है गर्मी से। जी सर। द हीट कहाँ लिखी? प्रोड्यूस्ड इन अ रजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट फॉर अ गिवन आर। लिख, यहाँ पे लिखा हुआ। कहाँ पे दिमाग है तेरा? मेला जेबो
कब जाए तो आज ही last। हमारा छोड़िए, आप मैम को लेके एक दिन जाएगा। हम लोग नहीं देखा ना, कुछ नहीं सिर्फ है यार। मैम ने देखा होगा क्या? इससे बहुत पहले मेला देखा है इन लोग ने यहाँ पे। मजा नहीं आता इन लोग को, कुछ है ही नहीं। एक गोला वाला है, गोला खाओ वहाँ पे 30 रुपए देके। पानी पूरी भी बंद हो गया सर, आपको पता है ये बात? अच्छा नहीं है, पान खाओ 30 रुपए। जगन्नाथ की तरफ नगर पंचायत से बोला कि पानी पूरी बंद करने के लिए। क्यों? पता नहीं, वो लोग हाथ चुबा के देते हैं, ग्लव्स पे नहीं पहनते, इसीलिए। उस दिन मैं और मेरी एक फ्रेंड इतना ढूंढी पूरा बाजार घूम लिया, नहीं मिला दुकान। वैसे नौटंकी है। बताया था ना तुम्हें, महादेव मिष्ठान भंडार पे मैं एक दिन गया था। सुनो ना, पूरी सब्जी खाने, तुम लोग को शायद नहीं बताया ना। बोला था। हाँ, तो क्या कर रहा है ना, वहाँ पे बैठ के नहीं पीछे में बनाता रहता है, तो उधर हम ऊपर जाके, एक तो नीचे में बैठने का एक थोड़ा सा एक स्टेप चढ़ के ऊपर में बैठे। गर्मी था एकदम खतरनाक, घर जाने से पहले यूं देखा समोसा खा रहे हैं, ऐसे चाकू से ऐसे पसीना पोंछ रहा है, ऐसे ये बड़ा सा, इतना बड़ा चाकू था मेरे स्केल से। कैसे खाया? सुनना, ऐसे ऐसे किया, झाड़ दिया, उसके बाद बेला इसी से काट रहा है। मैंने कुछ बोल भी दिया, परंतु उसने ज्यादा ये नहीं किया। फिर मैं आइसक्रीम खा के बोला कि यार नहीं छोड़, उसके बाद जाना ही छोड़ दिया। अब बताओ, वही समोसा का काटता है, इतना नमकीन नमकीन, इसलिए तो लगता रहता है। ठीक है, कौन खाएगा उसका समोसा? अब तो हमें डाउट होने लगा, क्या पता पूरी सब्जी में भी उसी ने टपका कैसे मार देता होगा। घर का खाओ, सबसे बेस्ट। फाइबर शो वो तो खाया। अब हमने एक दुकान का देखा, दूसरा दुकान का भी तो हो सकता है। ये होता ही है, हो सकता है। अनामिका का दुकान तो बेस्ट है। नहीं, इसका ठीक है, इसके पापा अच्छे से बनाते हैं, मैंने देखा। बैठ के नहीं, वो खड़े होके बनाते हैं। बैठ के बनाने वाले में ये सब नौटंकी होता है। आलसी हो तो उठ के अभी जाके वहाँ पे साफ करना पड़ेगा टॉवेल लेके। ऐसे अच्छा चल मार दे, ऐसे खींच के छाड़ दे, गया जहाँ पे जाने दे। देखो सेकंड, द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब जो तुम्हारा हीट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर। रेजिस्टेंस R for a given ये current। टूडा है क्या सर? हाँ, टू द मैं बोल भी रहा हूँ, ऐसा नहीं कि तुम लिख देख के ही छापो। ठीक है, हल्ला नहीं करो। ठीक है, जो हीट जो होगा रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, अगर करंट कांस्टेंट हो गया तो। नहीं आवाज समझ में होगा ना? करंट अगर कांस्टेंट मतलब करंट चेंज नहीं हो रहा, जितना जा रहा है 2 एम्पीयर तो 2 एम्पीयर जाएगा, तो किसका हो जाएगा? रेजिस्टेंस पे। ठीक है, हाँ हाँ, क्यों नहीं होगा? इनवर्सली मतलब इसको यहाँ पे अगर मैं लिखूं, एच जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, इनवर्सली होगा। उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस आर फॉर अ सिर्फ स्पेलिंग जी ठीक है। है। कहाँ पे? INVERSL हुआ, सही तो है। SEL हुआ होगा, SEL हुआ। हाँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस R फॉर अ गिवन V। कहने का मतलब हम ये बोल सकते हैं कि H इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R बोल सकते हैं, V कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, V/R लिख दूं, ये लिखना थोड़ा बन नहीं रहा है। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस R फॉर अ गिवन V। मतलब कहने का मतलब हमने ये बोला इसलिए क्योंकि देखो, जो तुम्हारा H जो था V² अपॉन 4.18 R था ना, तो R का क्या हो गया? जैसे पहला वाला, सेकंड वाला में देखो, जैसे देखो कंपैरिजन H इज इक्वल टू VIT। देखो ना ध्यान से भाई, I²RT। ठीक है, इक्वल टू V² अपॉन 4.18 R, ये था ना। यहाँ पे देखो, अगर करंट कांस्टेंट है तो H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है। अगर वोल्टेज कांस्टेंट है मतलब रेजिस्टेंस, अगर रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे क्या लिखा? R फॉर अ गिवन V, सॉरी, हाँ, गिवन V, हाँ गिवन V। इसके लिए मान लो कि गिवन V मतलब दिया हुआ V, वैल्यू V का दिया हुआ है, पोटेंशियल मतलब कांस्टेंट है, तो किस पे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R का होगा ना। ठीक है, तो ये चीज लिखना जरूरी है, फॉर अ गिवन V। ये लास्ट में, सबके लास्ट में फॉर अ गिवन है, ये लिखना जरूरी है। अगर आप ये लिखते हो डायरेक्ट शॉर्टकट में H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा फॉर अ गिवन है। समझ में मैं क्या बता रहा हूँ? नहीं समझी? पक्का मिटा दे, आ गया ना? हाँ, ये सबके लास्ट में तुम लिख सकते हो। ये नहीं लिखना है ना, यहाँ पे 1/R फॉर
गिवन भी नहीं समझ में आया, यहाँ पे भी 4 है गिवन ये तो ऊपर में लिखा दिया, ये तो लैंग्वेज में तुमको समझाने के लिए मैंने लिखा था, समझ में आया। फोर्थ पॉइंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम for which the current flows through the resistor, directly proportional to the time for the current flow through the conductor। टाइम का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, तीनों ही कंडीशन में। जितना देर तक हीट फ्लो मतलब जितना देर तक करंट फ्लो करेगा उतना ज्यादा हीट होगा, ज्यादा देर तो ज्यादा, जैसे बल्ब लगाते हो तो कम हीट होता है, और थोड़ा देर छोड़ते तो ज्यादा हीट। एक समय आता है कि तुम खाली हाथ से उसको पकड़ नहीं सकते, कपड़े से पकड़ सकते हो, ठीक है। ये था तुम्हारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जो इतनी सारी बातें बता के चला गया, हमें मानना पड़ेगा, ठीक है ना। आगे लिखो इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पावर। द ग्रेट शैतान साइंटिस्ट डॉक्टर जैकोब। शक्तिमान देखा है किसी ने? वही तो बोलता है पावर। पढ़ोगे आज या कल पढ़े? लिखो इलेक्ट्रिक पावर, द रेट एट विच द वर्क इज डन। द रेट एट विच, इलेक्ट्रिक पावर हेडिंग दे दिए, आगे लिखिए द रेट एट विच वर्क इज डन by a source of EMF, by a source of EMF, source of EMF, by a क्या बोला, by a source of EMF in maintaining an electric current, maintaining an electric current through a circuit, in maintaining an electric current through a circuit is called electric power of the circuit। फिर से बोल रहा हूँ, द रेट, सुनो, द रेट एट विच द वर्क इज डन, किस रेट से वर्क डन हुआ है, बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ इज मेंटेनिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर ऑफ द सर्किट। कहने का मतलब, आसान भाषा में अगर बात किया जाए, इलेक्ट्रिक पावर जो होगा ये होगा वर्क डन पर यूनिट टाइम, W/T। और W क्या होता है? और ये पावर इज इक्वल टू तुम्हारा होता है VI भी होता है, ठीक है, पोटेंशियल इनटू करंट। VI होता है, V इज इक्वल टू IR होता है, तो ये जगह I², ठीक है, V इज इक्वल टू IR तो I²R, ठीक है, सही बोला। आइए V²/R, पढ़े थे नहीं सब सारे फॉर्मूला 10th के फिजिक्स में, याद है या भुला गए? हाँ, सबके बीच में रिलेशंस भी पढ़े थे, कैसे होता है नहीं होता है, तो मान ली इस बात को। चलिए, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, हेडिंग दे दिए, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, पॉइंट में भी लिख सकते हैं स्टार डाल के। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वाट, WATT, ब्रैकेट में कैपिटल W, फुल स्टॉप, आगे डैश डाल के उसी को कंटिन्यू कर दो, नहीं तो कंटिन्यू कर दो उसी पॉइंट को, कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता चलना चाहिए क्या लिखा हमने। द पावर ऑफ एन अप्लायंस, द पावर ऑफ एन अप्लायंस, APPLIANC, APPLE होता था ना, तो LI लिख दो, APPLIANC, अप्लायंस इज 1 watt। The power of an appliance is 1 watt if it consumes energy at the rate of, if it consumes energy at the rate of 1 joule per second। कितना? 1 joule per second। energy in the rate of, consumes energy at the rate of 1 joule per second। रिपीट कर रहा हूँ, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वाट, द पावर ऑफ एन अप्लायंस इज 1 watt
इफ इट कंज्यूम्स एनर्जी एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकंड। 1 वाट पावर हम तब कहेंगे जब 1 सेकंड में 1 जूल एनर्जी कंज्यूम होगा। ठीक है, मतलब 1 वाट जो होगा, ये खुल गया ना सर जी, अरे कैसे होगा कल का क्लास, पूरा खत्म। चलो कोई बात नहीं, बांधने से नहीं होगा अभी उस इसको। रस्सी के अंदर से घुसा दी। रस्सी नहीं, उसके जो होते हैं ना जिसमें लटकता है वो, वही खुल अभी गया। के लिए हो 1 वाट इज इक्वल टू, अभी बस ये लास्ट टॉपिक है, 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट स्टार पॉइंट लिखो। द बिगर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर आर, लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं? द बिगर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर आर किलोवाट। लिख पिना की नीचे का लिख ले पहले, बाद में ऊपर का छाप लेना। ये भी 1 यूनिट भी लिख रहे, 1 बिगर यूनिट ऑफ द बिगर यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर आर किलोवाट, KILOWATT। द बिगर यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर आर किलोवाट, ब्रैकेट में KW, एंड मेगावाट, MEGAWATT, मेगावाट, MW, कैपिटल M कैपिटल W, ब्रैकेट में लिख दिए। कहने का मतलब कि 1 किलोवाट जो होता है वो होता है 1000 वाट। कितना होता है? 1000 वाट। और 1 मेगावाट जो होता है वो होता है 10⁶ वाट। बाकी आगे का तो गीगा पीगा आपको पता ही है सब कुछ। ठीक है, नेक्स्ट स्टार पॉइंट लिखिए। द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर इज, ये तो होता है यार, हॉर्स पावर भी होता है। ठीक है, द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर इज हॉर्स पावर, HORSE, घोड़ा, हॉर्स। द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर इज हॉर्स पावर, ब्रैकेट में लिखो HP। ठीक है, लिख दिए। 1 HP कितना होगा? 1 HP इज इक्वल टू 746 वाट। कितना होता है? 746 वाट। ये सब बातें याद रखना है आपको, है ना। अगले दिन हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में। ठीक है, आज बोर्ड भी हिल गया, सब कुछ इसका सिस्टम खराब हो गया। अगले दिन पढ़ते हैं, रात में बचा कल सुबह हम लोग क्या पढ़ेंगे? कल तो केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा आपको सुबह में, क्योंकि बच्चे लोग तो जाएंगे स्कूल। अब सुबह में आपको केमिस्ट्री ही पढ़ना पड़ेगा। मेरे ख्याल से आपको भी मजा आता है केमिस्ट्री पढ़ के, नहीं आता? सर केमिस्ट्री तो न्यू चैप्टर। हाँ, न्यू चैप्टर ही होगा, ऑफ कोर्स न्यू चैप्टर होगा। देखते हैं कल अगला चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। जब सीरियल वाइज ही चल रहा है तो सीरियल वाइज ही। कहाँ तक पहुंचे हम? ओए, केमिस्ट्री का फर्स्ट बुक खत्म हो गया, एक बाकी है भाई, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये है ना। देखना पड़ेगा सर। अच्छा चलो हम रात को देख लेंगे शायद, मेरे ख्याल से। अच्छा रुको अभी देख लेते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से एक चैप्टर बाकी है। केमिस्ट्री में हम लोग पीछे चल रहे थे, केमिस्ट्री में एक छोटा चैप्टर आ गया, केमिस्ट्री में हम लोग आगे निकल गए, नहीं निकल गए। देखिए सर जी, बात ऐसा है कि आपको केमिस्ट्री में सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, DNF ब्लॉक, हाँ चैप्टर नंबर, हाँ लास्ट चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कर लेते हैं। फर्स्ट बुक ही खत्म, क्या कहते हैं? नहीं तो सेकंड बुक भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन लांचिना 6 है पूरा एकदम। हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, हेलो अरीन, मजाक नहीं, हेलो एल्केन, हेलो अरीन। ठीक है, उसके बाद अल्कोहल, फिनॉल एस्टर, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन, बायोमोलिक्यूल्स। मजेदार। हाँ क्या क्या सर पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बायो का भी घुस गया। मैं तो यही तो बोल रहा था, नीट क्रैक करना है। ठीक है, हाँ तुम्हारा टेस्ट बाकी है, D&F ब्लॉक का। अभी करंट नहीं, टेस्ट देना पड़ेगा। चैप्टर आपको भी नहीं पता कि इतना गबर D&F ब्लॉक का टेस्ट बहुत मजेदार जाएगा, देखना सब तेरे को आता है, एकदम अच्छे से सेट करना दिमाग में। पता है, सुनो ओए, टेस्ट को तुम लोग सीरियसली लेके नहीं देते। टेस्ट को अगर ईमानदारी से मतलब देते ना, पूरा दिन तेरे पास होता था, बस रिवीजन करना, अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन भी तेरे पास, आंसर भी तेरे पास। नहीं रहता, इसलिए यही दिक्कत था ना, गलती तुम्हारी भी थोड़ी है। क्या होता है
सुबह से शाम तक पूरा पूरा वेदर पूरा ब्लैक रहता है। पता है मुझे, और इसलिए तो मैं पढ़ने कुछ नहीं बोल रहा हूँ ना, डांट नहीं रहा हूँ ना। और पढ़ने वेदर का भी सोने का वेदर ही है। सोने का वेदर है पूरा। पढ़ने नहीं नहीं, तब तो पिटाई करूंगा। सोने का वेदर नहीं है, ठीक है। कैसे दिखेगा, करंट भी नहीं रहता है। दरवाजा मैसेज देखने के लिए, मैसेज सीन करने के लिए तो करंट होता है, रील्स डालने के लिए, स्टेटस डालने के लिए तो करंट होता है, इसके लिए तो कटता नहीं है। और मेरा टेस्ट 1 घंटे का दे देंगे तो करंट चला जाएगा। पकड़ लिया ना सर ने अभी। नहीं आपके टाइम में तो वो अब मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं एक दिन करंट नहीं आया तो हमेशा तो करंट था सर ही। एक बात बोलो, हाँ। आप तो नहीं थे, मतलब आप तो वहाँ पर थे। यहाँ पर 3 अच्छा ठीक है, तो 3 दिन से करंट नहीं अब था हम यहाँ सच पे में। अब हम देखेंगे करंट जिस टाइम पे है उस टाइम पे। रेलवे स्टेशन हॉस्पिटल पूरा घूम लिया। रेलवे स्टेशन पे अभी भी करंट नहीं आया, पता है तुझे? इमरजेंसी पे फोन कर अभी तक नहीं आया, 4 दिन से गायब है। हाँ वहाँ पे पानी के लिए त्राहिमाम हो रहा है, बिजली के आज लिए। रात को ठीक करेंगे पापा जाके और फिर जाएंगे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, अच्छे से रहिए सब लोग, मन लगा के पढ़िए और टॉपर बन के आइए।